अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी पार्ट 2 का सिलेबस, जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स आपके बनते हैं, जो पेपर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, उन सब की जो है वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो इंशाल्लाह अपलोड होंगे। तो आज फर्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे विच इज़ कंसेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस। ठीक है, इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस। इसका सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस, यानी कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। इट इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसका वर्बल मीनिंग देख लेते हैं कि इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। होम्यो मीन सिमिलर, सिमिलर कहते हैं एक जैसा होने को। स्टेसिस कहते हैं स्टेट दैट डज़ नॉट चेंज, यानी कि ऐसी शक्ल या ऐसी चीज़ जो कि अपने आप को तब्दील ना करे और एक जैसी रहे, जिसे हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होम्योस्टेसिस वर्ड का नाम है कोई एक कंडीशन, एक स्टेट को मेंटेन रखना, यानी कि एक ही तरह का रहना और उसमें चेंजेस ना होना। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और बेसिकली सारे कंसेप्ट जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेफिनेशन को डी कोड करते जाएंगे, यानी कि हमें आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेफिनेशन कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को। ठीक है, हम लोगों ने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, किससे? जो भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं, उनके जो भी बुरे असरात हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में पड़ते हैं, उनसे हम लोगों ने महफूज रखना है और हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को एक जैसा रखना है, मेंटेन रखना है एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं भाई इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो बेसिकली ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में दो तरह के इन्वायरमेंट के बारे में बात हुई है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं आउटसाइड बॉडी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज़म, किसी भी जानदार के बाहर, उसकी बॉडी से बाहर जो कुछ आता है वो क्या होता है, उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। उसमें सब एलिमेंट हो सकते हैं, उसके अंदर हवा, उसके अंदर हवा के अंदर जो नमी है, उसके करीब मौजूद जितना भी पानी है, अगर प्लांट्स की बात करें तो उसका सॉइल है, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। इस तरह जो कुछ भी हमारे बॉडी के बाहर चीज़ें हैं वो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। अब हम लोग को पता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वेरिएबल है, यानी कि चेंज होता है। अगर आप सिंपल एग्जांपल मौसम की देखें तो आपका मौसम बहुत तरह से बदलता है। हर दुनिया के बेशुमार ममालिक में अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग मौसम पाए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में बेसिकली 4 मौसम पाए जाते हैं, तो हर मौसम जो है वो डिफरेंट है और वक्त के साथ बदल जाता है। सर्दियाँ तो उसके बाद गर्मियाँ आ जाएंगी, बहार आ जाएगी, फिर सर्दियाँ आ जाएंगी। इस तरह से मौसम जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, क्या आप उस मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी मर्ज़ी से मौसम नहीं बदलता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि कहीं पे बर्फ़बारी हो रही है, कहीं पे धूप है, कहीं पे बारिश हो रही है, या कहीं पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है विच इज़ वेरिएबल, विच इज़ चेंजेबल। हम लोग नहीं चेंज कर सकते, बाय नेचर वो चीज़ चेंज होती रहती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की गई है, जिसका मतलब होता है इनसाइड बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, बॉडी के अंदर कितना मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट क्या है, किसी भी चीज़ की क्या अमाउंट है, वो चीज़ क्या कहलाती है? हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है, जो कि होता है इनसाइड बॉडी। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब हम तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो हमारे बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है, वो ना हम अपनी मर्ज़ी से बदल सकते हैं, ना ही हम उसको अपनी मर्ज़ी से एक जैसा रख सकते हैं। लेकिन अब बाहर वाली इन्वायरमेंट के चेंज होने से क्या होता है कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट पे
असर होता है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि आप किसी बर्फ़ानी इलाके में चले गए हैं जहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में असर होगा, आपको सर्दी लगेगी। इवन कि एक्सट्रीम कंडीशंस में जो ब्लड है वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी के पार्ट्स जो है मूवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। वो हमारी नॉर्मल सी चीज़ हट गई। अब वो क्यों हुआ है, हम नॉर्मल क्यों नहीं रही हमारी बॉडी? क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ने इफ़ेक्ट किया है। और हम होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है, जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट है, जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली होम्योस्टेसिस। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम लोगों ने बात की कि हम लोगों ने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको एक स्टेट में रखना है, उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। यानी कि जो भी बाहरी इफ़ेक्ट है उससे महफूज रखना है और एक ही पॉइंट पे रखना है। अब एक पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने कहा है बॉडी टेम्परेचर, अब यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रही हूँ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, जैसे कि इंसानों का बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है उसको हम कहते हैं 37 डिग्री, ठीक है। अगर हम इससे ज़्यादा हो जाए, हम कहते हैं बुखार हो गया हमें, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हमारे बॉडी टेम्परेचर में एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। अगर आप किसी ठंडी जगह पे भी जाएंगे लेकिन बॉडी टेम्परेचर इनसाइड क्या होगा, नॉर्मल ही होगा, 37 डिग्रीज़ ही होगा। अब हम लोग इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं इस वक्त कि मेंटेनेंस ऑफ नैरो रेंज। अब हम कह रहे हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे मेंटेन करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे। अगर मैं कह रही हूँ कि 37 डिग्री है, इट डजेंट मीन कि वो चेंज नहीं होता, इसमें एक रेंज है। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से मेंशन उसको किया, हाईलाइट किया है कि वो जो रेंज है हमारी बॉडी टेम्परेचर की वो एक्चुअली 36 से 38 है। यानी कि अगर बॉडी टेम्परेचर 36 से 38 के दरमियान है तो मतलब नॉर्मल है। इससे ऊपर या नीचे जाए तो हम कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से हट गया है, यानी कि हमें फ़ीवर है या फिर हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर लो हो गया है। लेकिन अगर 36 है या 38 है तो भी वो नॉर्मल ही कंसीडर किया जाएगा। अब ये बताने का मकसद ये है कि इसका मतलब कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, एक रेंज होती है जिसके दरमियान चेंज आ सकता है। यानी कि बाहर के माहौल की वजह से चेंज आता है लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि चेंज को मेंटेन करना कि वो एक स्पेसिफिक रेंज से ज़्यादा ना हो, लेकिन रेंज के अंदर ज़रूर चेंज हो सकता है। अब हम बात करते हैं कौन से कंपोनेंट्स जो हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के हम लोग जिसको मेंटेन करते हैं। हमारे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस किस किस चीज़ में होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है वाटर एंड सॉल्ट्स, यानी कि पानी और नमकियात, जो भी मिनरल्स ये सॉल्ट्स हमारी बॉडी में होते हैं या किसी भी जानदार की बॉडी में, उसको मेंटेन करना। टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत को मेंटेन करना। वेस्ट को मेंटेन करना। अब आपको पता है कि वेस्ट बॉडी में एक हार्मफुल एजेंट है, हार्मफुल मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है जो कि बॉडी को नहीं चाहिए होता, उसका रिमूवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी सही से काम नहीं करेगी। अगर आप एक जगह पे वेस्ट जो है भरते जाओ और वहाँ पे कोई जगह ना बचे तो बाकी प्रोसेसेस डेली रूटीन के, डेली लाइफ के नहीं हो सकते। इसी तरह से बॉडी जो क्या है टॉक्सिक हो जाती है। लिहाजा इसका भी कि मेंटेन करना कि बॉडी से वेस्ट जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो है चीज़ें रहें और बाकी जो वेस्ट है वो बॉडी से रिमूव होता जाए। अब हम लोगों ने जो मैंने 3 चीज़ें बताई उसकी टर्म्स के साथ हम उसको पढ़ेंगे कि जो मैं सबसे पहला पॉइंट बताया था कि वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करना, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। यानी कि
बॉडी में कितना वाटर होना चाहिए और कितने सॉल्ट होने चाहिए, वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन ऐसे मैकेनिज़्म को कहते हैं जिसमें नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है बॉडी से रिमूव किया जाता है। अब एक्सक्रीशन में आप लोगों ने याद रखना है, एक्सक्रीशन में हम लोग नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करते हैं। इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम से वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसकी बात नहीं, यानी कि फीकल मैटर की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो यूरिन प्रोड्यूस किया होता है ऑर्गेनिजम्स में उसकी बात की जा रही है, क्योंकि यूरिन में क्या होता है, उसमें वो टॉक्सिक मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर के लिए डेंजरस है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कुछ ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया होता है, ठीक है। उसको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है इन टॉलरेबल रेंज। अब टॉलरेबल रेंज का मतलब क्या है, ऐसी रेंज जो कि काबिल बर्दाश्त हो, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जो इंसान का जिस्म बर्दाश्त कर सके। एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चला जाएगा तो हमारी बॉडी तो उसमें काम ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसी रेंज में रखना जो कि टॉलरेबल हो। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, हम लोगों ने बात की कि ये चीज़ें जो है उन्हें हम लोगों ने मेंटेन करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको स्पेसिफिक रेंज में मेंटेन रखना है। अब ये सारा सिस्टम करता कौन है? ये एक कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि सारा कुछ देखता है और उसके यानी कि सब कुछ उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब कंट्रोल करने वाले कंपोनेंट्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी में हैं जो ये सारा होम्योस्टेसिस का प्रोसेस कंट्रोल करता है? सबसे पहले है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर नाम से पता चल रहा है ऐसी चीज़ जो रिसीव करे। अब रिसेप्टर्स क्या हैं हमारी बॉडी में? ऐसे ऑर्गन्स हैं या ऐसी नर्व हैं या ऐसे सेल्स हैं जो क्या करते हैं, किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं। बॉडी में सबसे पहले कहाँ मैसेज आता है? इन रिसेप्टर्स के पास। अब बॉडी में फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे हीट आग लगती है, ठीक है, आग को या चूल्हा चलाते हुए हमारा हाथ जो है आग तक पहुंच जाता है, तो क्या होगा, हमारी उस जगह पे स्किन के अंदर जो नर्व्स हैं वो हमारी रिसीव करती हैं ये सिग्नल कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, स्किन डैमेज हुई है, ठीक है। तो वो नर्व्स क्या कहलाएंगी? वो नर्व्स कहलाएंगी रिसेप्टर, ठीक है। वो नर्व फ्री एंडिंग्स क्या करती हैं, वहाँ से मैसेज रिसीव करती हैं कि भाई हमारे इन्वायरमेंट में ये चेंज आया है, ठीक है। और इस चेंज को क्या कहते हैं? स्टिमुलस। आपने इसका नाम भी याद रखना है, किसी भी इस तरह के इन्वायरमेंटल चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं। और उस स्टिमुलस को वो रिसीव करती हैं और कहाँ तक लेके जाती हैं? कंट्रोल सेंटर तक, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स का काम क्या है? रिसीव करना और उसको कहाँ तक भेजना? कंट्रोल सेंटर तक भेजना। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल में मैंने एक नर्व एंडिंग की दी, ठीक है। इस तरह प्रेशर की भी नर्व एंडिंग होती हैं, हीट की भी होती हैं। इस तरह से जो सारी नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है, जो रिसेप्टर्स हैं वो इसके एग्जांपल में आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सेल की एग्जांपल भी मैंने ऐड की है, जैसे कि रोड सेल्स हैं जो कि हमारी आई में प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या है? डिटेक्ट करना लाइट को, ठीक है। वो क्या डिटेक्ट करते हैं? लाइट को। अगर हमारे इन्वायरमेंट में लाइट कम थी और एकदम बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्या है कि एक स्टिमुलस है, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आया है, तो ये कौन रिसीव करेगा? रोड सेल रिसीव करेंगे जो कि क्या है? रिसेप्टर हैं। अब ये रिसेप्टर्स ने कहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजी है? कंट्रोल सेंटर में। अब कंट्रोल सेंटर का काम क्या है? कंट्रोल सेंटर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और एक ऐसे ऑर्गन को पास आउट करता है जो कि उसके अगेंस्ट या उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर एक्शन ले सके। यानी कि हम लोगों ने ये पहले वाली एग्जांपल को ही अगर लेके चलें कि अगर हीट हमें किसी भी बॉडी पार्ट के एरिया में बहुत ज़्यादा हीट जो है वो हमें स्टिमुलस मिला है हीट का, तो वो हमारी नर्व एंडिंग कहाँ लेके जाएगी? वो लेके जाएगी ब्रेन तक। तो ब्रेन क्या है? हमारा कंट्रोल सेंटर है। बेसिकली कंट्रोल सेंटर में हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आता है। नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, और एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कंट्रोल सेंटर बनाते हैं। अब कंट्रोल सेंटर ने जिन ऑर्गन्स को एक्शन करने के लिए
मैसेज सेंड करता है वो होते हैं इफेक्टर्स, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने रिसीव किया था कि हीट ज़्यादा है, ठीक है, स्टिमुलस। अब कंट्रोल सेंटर ने हमारे मसल्स को, हमारी फिंगर के जो मसल्स हैं उनको ये ऑर्डर करना है कि वो डिट्रैक्ट हो जाएं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वो हाथ पीछे हो जाएगा। अगर आग लगे तो आपका हाथ खुद ब खुद पीछे हो जाता है। वो क्या होता है, हमारे मसल्स जो हैं वो इफेक्टर्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रेन ने ये मैसेज दिया होता है, ठीक है। तो इफेक्टर्स में जो एग्जांपल है वो मसल और ग्लैंड्स की होती है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट से आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। उसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस जो हैं हमारे चैनल, हमारी ऑनलाइन एकेडमी में दी जा रही हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।